हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम इन दिनों कर रहे हैं हम अपने एग्जाम की तैयारी, और इस सिलसिले में मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, मतलब अभिकथन और उसके कारण बताने जैसे क्वेश्चंस को, जहां पर हम करते हैं क्या भाई कि इन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं आए। हमारी सीबीएसई जिस तरीके के एग्जामिनेशंस लेती हैं उसमें हमारे पास में 3 क्वेश्चंस अल्टीमेटली असर्शन रीजन के देखने को मिल जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 विद्युत के असर्शन रीजन हम इस सेशन में करने वाले हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेट ब्रेन्स अब लेकर के आ गए हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स, या फिर अगर आप चाहते हैं तो ई बुक्स भी। मतलब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड फटाफट से ऑर्डर कर लीजिए कंप्लीट कोर्स के लिए बुक्स एंड ई बुक्स को। तो चलिए भाई हम इस सेशन को शुरू करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि क्या कह रहे हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, किसको कैसा। तो देखिए, अभिकथन और कारण मतलब असर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चंस अल्टीमेटली होते क्या है कि हमारे पास में 2 कथन आएंगे। एक आएगा अभिकथन मतलब असर्शन, जहां पे हमको एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसमें किसी चीज के बारे में बताया जा रहा होगा, एंड दूसरा उसका कारण होगा, उसका रीजन होगा, मतलब जिसमें जो भी अभिकथन, जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी, उसके लॉजिक्स के बारे में बात की जा रही होगी कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। फिर इसके बाद हमारे पास में ऑप्शंस दिए जाएंगे, और ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से ही होते हैं कि पहले ऑप्शन में कहते हैं कि जो अभिकथन था और जो कारण था ये दोनों सत्य हैं, लेकिन अभिकथन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कौन, जो हमारा रीजन है वो, है ना। दूसरे में कहते हैं कि अभिकथन और रीजन दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है मतलब जो कारण है, वो जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी, जो अभिकथन थी, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे में कहते हैं कि भैया जो असर्शन है वो सत्य है और जो रीजन है वो असत्य है। चौथे में कहते हैं अभिकथन ही गलत है और जो रीजन है वो सही है। कहने का मतलब सेकेंड स्टेटमेंट सही है। तो चलिए ना जरा क्वेश्चंस को देखते हैं, जहां से हमें और बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर का। अभिकथन है, गरम लैंप के तंतु बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। सही बात है मेरे हिसाब से, है ना, कि गरम लैंप जो है मतलब जो लैंप्स बनने हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होनी है, उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक बहुत कम होता है। नहीं भाई, टंगस्टन का अगर गलनांक कम होगा और हम लैंप्स में अगर उसको यूज करें तो ये तो बात ही गड़बड़ हो जाएगी। गलनांक बहुत कम होगा तो जल्दी पिघल जाएगा। जो ये आपके 100 वॉट वाले जो बल्ब आते हैं उसके अंदर जो भरा होता है वो टंगस्टन का बना हुआ है, उससे उष्मा भी प्रोड्यूस होती है, उष्मा उत्पन्न होती है उसमें, है ना, लाइट तो होती। तो ऐसे बल्ब जो लाइट भी और हीट भी दोनों ही दे रहे हैं, इस तरीके के बल्ब की अगर हम बात करते हैं तो भाई उसमें से क्या हो रही है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका गलनांक अगर निम्न होगा तो पहले ही गल जाएगा ना, पिघल जाएगा। लेकिन अगर उसका गलनांक उच्च हुआ तो फिर क्या होगा भाई, वो सेफ बचा रहेगा, आप उससे लाइट ले सकते हैं। मतलब क्या लग रहा है भाई कि ए जो असर्शन है ना, ये तो सत्य है, असर्शन में हमें कोई तकलीफ नहीं, असर्शन बिल्कुल सत्य है भाई, असर्शन ये बिल्कुल सत्य। लेकिन रीजन गलत है, यानी असर्शन सत्य है लेकिन रीजन असत्य है, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंड अगर जैसे ही आपको समझ में आ जाता है आप भी आंसर टाइप कर सकते हैं भाई फटाफट से कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता चलते रहे कि आपको कितना बेहतर समझ में आ रहा है ना। ओवर टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहे हैं अभिकथन, यदि विभवांतर और प्रवाहित धारा के बीच में ग्राफ बनाया जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक करंट के बीच में अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा है। ठीक है, क्या कहना है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, है ना, क्या होता है भाई, V इक्वल्स टू IR, मतलब ये V और ये हो गया I, इन दोनों के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ एक सीधी सरल रेखा होती है जो किसको इंडिकेट करती है भाई, ये प्रतिरोध को बताती है। ठीक है, किसको बता रही है, प्रतिरोध को, है ना, क्योंकि क्या होता है भाई V इक्वल्स टू क्या हो जाता है IR। यहां से अगर हम निकालते हैं V अपॉन I तो ये किसके बराबर होता है, R के बराबर। यानी इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो ढाल आप निकालेंगे, ढाल निकालने का तरीका हमने सिखाया भाई y एक्सिस अपॉन x एक्सिस।
y एक्सिस पे कौन रखा है भैया, तो y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे कौन रखा है, I रखा हुआ है, तो y अपॉन x करते तो हमको क्या मिल जाता है, r रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि सीधी एक सरल रेखा है, मूल बिंदु से गुजरेगी और वो सीधी सरल रेखा है, बिल्कुल सत्य बात है, सही है। धारा विभवांतर के सीधे अनुपातिक होता है। क्यों होता है भाई ऐसा, क्योंकि धारा और विभवांतर एक दूसरे कैसे समानुपाती है, धारा विभवांतर के समानुपाती, मतलब ये भी सही है, ये स्ट्रेट लाइन बनने का कारण ही यही है, मतलब ए सही है, यानी असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है, और इस असर्शन का जो ओपनिंग स्टेटमेंट थी इसी के बारे में बता रहा है कौन, रीजन, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसी के कारण तो वो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, अदरवाइज वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती। ठीक है, ओवर टू द क्वेश्चन नंबर 3। लंबे तारों का प्रतिरोध अधिक होता है और छोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो प्रतिरोध है, तार लंबा है तो ज्यादा है और तार छोटा है तो कम है, मतलब प्रतिरोध जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ के, प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती है। सही बात है भाई, सही बात है, ज्यादा लंबा तार होगा रुकावट ज्यादा मिलेगी, छोटा तार होगा रुकावट कम मिलेगी, ये बात सही है। प्रतिरोध तार की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, प्रतिरोध तार के लंबाई के समानुपाती होता है। रीजन गड़बड़ है भाई, ओपनिंग स्टेटमेंट मतलब जो हमारा अभिकथन है, असर्शन है, ये सही है, तो ए सत्य है और आर गलत है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए जो है वो सत्य होगा और रीजन जो है वो असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आइए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको आसान लग रहा होगा ये पूरा सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं मिश्र धातुओं का उपयोग आमतौर पर विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है। क्योंकि देखिए प्योर एलिमेंट्स की अगर आप बात करते हैं तो प्योर एलिमेंट्स उतना ज्यादा हीट मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करते, जब उनको मिश्र धातु बना देते हैं तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको ताप उपकरण बनाना है मतलब क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ाना है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। रीजन ओम्स जूल्स हीटिंग इफेक्ट था H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, मतलब जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, यानी जो ताप है ये समानुपाती है प्रतिरोध के। अगर कहीं पर प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो ताप का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो ताप का मान भी क्या होगा, कम होगा। मतलब समझ में आता है कि भैया यहां पर मिश्र धातुओं का जो उपयोग है वो ताप उपकरणों में यूज किया जाता है। करने का कारण है रेजिस्टेंस बढ़, जब मिश्र धातु होगा तो उसके जो फ्री चार्जेस थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लूं, वो मिश्र धातु बनाते समय यूज हो गए होंगे। तो भाई जो फ्री मतलब जो प्योर एलिमेंट होता है, जो शुद्ध धातु होती है, उनमें जितना फ्री चार्जेस अवेलेबल होगा उतने फ्री चार्जेस आपको इसमें अवेलेबल नहीं होगा, किसमें, मिश्र में। तो मिश्र धातुओं का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें फ्री चार्जेस नहीं है, फ्री चार्जेस नहीं है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हीट बढ़ गया, बात सही है। उच्च तापमान पर मिश्र धातु आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। मिश्र धातु क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, नहीं तो अगर वही ऑक्सीडाइज हो गया तो वो तो भंगुर हो गया, खत्म हो गया, जल गया, समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब अगर जो मिश्र धातु अगर नहीं हो, जैसे आप एक सिंपली बात समझिए, जो टंगस्टन ही को ही ले लें, उसको अगर हम बल्ब के अंदर जो देखते हैं वहां पे हम है ना ऐसे कह सकते हैं न्यूट्रल जो गैसेस है जो रिएक्ट नहीं करती किसी से, वैसी गैसों को भर करके बनाया जाता है, अक्रिय गैसों को भर के। अगर उसमें मैं अक्रिय गैसें नहीं, अगर उसको खुले में जलाता टंगस्टन को, तो पता क्या होता, वो एक बार उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है और वैसे ग्लो करता और इसके बाद वो खत्म हो जाता। और जैसे उसको छूने की कोशिश करते वो पूरा राख में बदल जाता, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता। इसलिए उसमें अक्रिय गैसें भरते ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो। तो अगर मैं मिश्र धातुओं की बात करूं तो ज्यादा टेम्परेचर दे भी देंगे तो वो ऑक्सीडाइज होगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको मिश्र धातु बनाते समय में उसके जितने भी फ्री चार्जेस थे उनको यूटिलाइज कर लिया, खत्म कर दिया, तो वो रिएक्शन क्यों करेगा, ऑक्सीडाइज होने क्यों जाता है, ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। अब ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो उसको जरूरत ही नहीं है। मतलब असर्शन और रीजन दोनों क्या है भैया, सत्य है, और रीजन जो है ये कंप्लीटली इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मिश्र धातु बनाना ही क्यों है, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें पे। पांचवा क्वेश्चन कहने, जब प्रतिरोधों को सिरे से सिरे तक लगाकर जोड़ा जाता है
तो उसे श्रृंखला में कहा जाता, मतलब श्रेणी में कही जाती। ये देखिए एक प्रतिरोध, ये इसका इसके बाद जस्ट इसको कनेक्ट किया, फिर इसको इसके जस्ट बाद कनेक्ट किया। अगर इस प्रकार से इन प्रतिरोधों को हमने कनेक्ट किया है तो इसको श्रेणी में कहा जाता है, यानी ये बात सत्य है। अगला, यदि कुल प्रतिरोध को बढ़ाना है तो अलग अलग प्रतिरोधों की को श्रृंखला में जोड़ना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम यूज करना है। तो ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन एक बात समझ में आती है कि भैया इनको सीरीज में कहा जाता है, इसका कोई कारण नहीं है। बात तो सही है रीजन, लेकिन इसको सीरीज में कहा जाता है इसके लिए ये कोई बात नहीं हुई, है ना। मतलब दोनों में कोई लिंकिंग नहीं दिख रही, दोनों में कोई संबंध नहीं दिख रहा दोनों स्टेटमेंट में। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई कि ए और बी, मतलब ए और आर दोनों सही तो है, असर्शन और रीजन दोनों सही है, गलत नहीं है। लेकिन रीजन जो है ए का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन में क्या चाहिए था मुझे चाहिए था कि वो सीरीज में क्यों कहे जा रहे हैं, है ना, वो सीरीज में क्यों कहे जा रहे हैं, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ने का कारण है क्या भाई सीरीज में कनेक्ट करने पे। अगर हमसे बात करते कि भैया अगर ये सीरीज में आपने कनेक्ट किया तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता, है ना, करंट सभी में सेम रहता, है ना, इसके कारण से रेजिस्टेंस को अल्टीमेटली क्या, रेजिस्टेंस में भी हमको बढ़ोतरी देखने को मिलती, तब हम कहते हैं रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 6 अभिकथन असर्शन में कह रहे हैं जब प्रतिरोध समान दो बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं तो उन्हें समांतर में जुड़ा हुआ कहते हैं। ऐसा कह रहे हैं कि भैया दो बिंदु है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इन दोनों पॉइंट्स पे एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा हुआ है और एक प्रतिरोध ये नीचे जुड़ा हुआ है। अगर ये दोनों ए बी पर ही जुड़े हुए हैं तो इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो सेम होगा, ऐसा कह रहे हैं, है ना, कि जब जुड़ा है विभवांतर सेम है तो ये दोनों केस में कहे जाते भाई समांतर क्रम। किसमें है ये समांतर क्रम, ठीक है। यदि कुल प्रतिरोध को कम करना है तो अलग अलग प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है, और अगर है ना टोटल रेजिस्टेंस को कम करना है तो आपको है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना होता है। और ये तो बात फिर से सही है, दोनों स्टेटमेंट तो सही लग रहे हैं, लेकिन लिंकिंग्स की दिक्कत है ना। क्या होता है एक्चुअली समझिए कि जब मुझे रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना होता है तो उनको सीरीज में जोड़ते हैं, जब रेजिस्टेंस का मान कम चाहिए तो पैरेलल में जोड़ते हैं। तो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ये पैरेलल में है, क्यों है इसकी कारण नहीं है वो, है ना, कोई मैथमेटिकल वैसा कोई भी कारण नहीं है। ये तो दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गई। तो मतलब assertion और reason both are true, but the reason is not complete explanation of assertion। मतलब assertion और reason दोनों सही हैं, लेकिन assertion का पूर्णतः व्याख्या नहीं कर रहा है reason। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहे हैं सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑब्वियसली सेल जो है वो क्या करती है भाई, जो आपके पास में रासायनिक ऊर्जा है ना, केमिकल एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। ये बात बिल्कुल सही है, सही है। अगला रीजन क्या कह रहे, कारण क्या है, सेल लंबे समय तक अपने टर्मिनल के बीच में एक स्थिर विभवांतर बनाए रखता है। जनरली क्या होता है भाई, ये जो सेल है वो लंबे समय तक क्या करता है, अपने दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रखता है। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। जब आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स में से धारा प्रवाहित करना शुरू कर देंगे, उसमें कनेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, तो वो खत्म कर देगा भाई, उसमें विभवांतर नहीं बनाए रखेगा वो, ठीक है। लेकिन एक बात ये समझ में आती है कि बात ये ठीक है कि भैया सेल क्यों यूज करें, क्योंकि बहुत समय तक, लंबे समय तक विभवांतर बनाए रख रहे, कनेक्ट करेंगे तब जाके खत्म होता है। और दूसरी तरफ एक सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है। ये दोनों बात सही है, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब भाई कोई बात ऐसे करते कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है, तब तो रीजन कहलाता। कोई कंडीशन बताते कि ये केमिकल में इसको रिएक्ट कराया तो इसकी वजह से हमको यहां पर विद्युत धारा मिल रही है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। इसलिए कह रहे हैं कि असर्शन और रीजन दोनों सही हैं अपनी जगह पे, बट एक्सप्लेनेशन नहीं, ये व्याख्या नहीं कर रहा रीजन असर्शन का, ठीक। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 में। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर नहीं करती। मतलब किसी की प्रतिरोधकता जो है वो पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर नहीं करती। ये स्टेटमेंट ही गलत है। मैं बात कर रहा हूं रो की, तो रो क्या होता है भाई, अगर मैं एक स्टेप पीछे चल करके लिखूं तो मुझे पता है रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे रो एल इज इक्वल टू होता है आर ए, यहां पे सिर्फ रो की बात करेंगे तो आर ए अपॉन में होता है भैया एल। अब सवाल बस इस बात का है कि ये जो रो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर के, या यूं कह लूं ये इसके बराबर होता है। कब, जब एरिया 1 स्क्वायर यूनिट हो और लेंथ जो हो वो 1 यूनिट हो, तब जो है रो वो बराबर होता है किसके भाई, आर के। लेकिन जब ये दोनों ही फेजेस जिसकी हमने बात कर ली कि भैया ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के, ये एरिया भी 1 के बराबर, लेंथ भी 1 के बराबर, यानी रो जो है ये लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे निर्भर नहीं करती, लेकिन टेम्परेचर पर निर्भर करेगी, मटेरियल पे निर्भर करेगी, आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पे निर्भरता रहेगी, तापमान पे इसकी निर्भरता रहेगी ही रहेगी। तो तापमान और मटेरियल पे इसकी निर्भरता रहेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस पे निर्भर नहीं करता, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। रीजन देखते हैं, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की अभिलाक्षणिक गुण है। हां, इसकी जो प्रतिरोधकता है उस पदार्थ की पर्टिकुलर गुण है। जैसे कॉपर की जो स्पेसिफिक, इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है, कॉपर के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कॉपर के लिए ही है, उसका खुद का गुण है। आयरन का उसके बराबर हो जाए ऐसा नहीं कह सकते। और ऑब्वियसली आयरन की मेटेरोलास्टिक प्रॉपर्टीज अलग है, आयरन का जो धात्विक गुण होगा, जो चालकता होगी, वो सब अलग होगा, तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी आयरन का अलग होगा। तो ये बात सही है कि भाई उस पदार्थ का खुद का अभिलाक्षणिक गुण है, मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अभिकथन मतलब असर्शन, टंगस्टन धातु का उपयोग गर्म लैंप के तंतु बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। और रीजन है कि टंगस्टन का गलनांक बहुत कम होता है। नहीं भाई, टंगस्टन का अगर गलनांक बहुत कम होगा तो दिक्कत होगी, टंगस्टन पिघल जाएगा। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये गड़बड़ है, ये सही है, मतलब असर्शन सत्य है और रीजन गलत है, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन है फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में रखा जाता है। दूसरा रीजन कह रहे हैं कि फ्यूज में उपयुक्त गलनांक वाली धातु या मिश्र धातु से बना तार का टुकड़ा होता है। तो भाई ये क्या कहना चाह रहे हैं, फ्यूज क्या होता है भाई, एक सेफ्टी वायर है जो कि अति भारण से हमको बचाता है या फिर शॉर्ट सर्किट से हमको, लघु पतन से हमको बचाता है। अगर कभी बहुत ज्यादा करंट आ गई तो फिर वो सबसे पहले, यहां पे हमने रखा है अभी ये फ्यूज, यहां पे हमारे होम अप्लायंसेस हैं जो भी घर में हमारे चल रहे हैं, यहां पे एक वायर ऐसा कनेक्टेड है। जैसे ही यहां से ज्यादा करंट बहने शुरू होगा, धारा ज्यादा बहेगा, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है H = I² RT, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। धारा का मान बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो ये जो है जिस टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ट है कि जैसे ही तापमान बढ़ेगा ये पिघल जाएगा, पिघल गया तो ये टूट गया, टूट गया इसका मतलब है कि अब इसमें जो करंट आई जा रहा था, अब इसमें करंट आई प्रवाहित होगा ही नहीं। जब करंट इसके अंदर नहीं होगा प्रवाहित, जब धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं हो रही है, तो सीधा सिंपल सा मतलब समझ सकते हैं कि भैया धारा प्रवाह रुक गया, ये जो अप्लायंस है ये कैसा सेफ बच गया, है ना, ये सुरक्षित रह गया। अदरवाइज ये क्या होता, जल जाता, खराब हो जाता। तो इसको किस में यूज करें, सीरीज में यूज करते, ये बात सही है, श्रेणी क्रम में यूज करते, बात सही। और ये जो फ्यूज है ये गलनांक, ये देख ली हमने, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², मतलब इसमें क्या भाई उचित गलनांक का चाहिए मुझे, है ना, धातु से बना हो या मिश्र धातु से बना हो एक तार का टुकड़ा, यहां पे हमने ऐसा ये कनेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है भाई, तो क्या हो गया हमारा यहां पर असर्शन और जो रीजन है ये दोनों ही सत्य है ना। लेकिन एक बात है कि भाई श्रेणी क्रम में क्यों रखा, इसका एक्सप्लेनेशन रीजन में नहीं दिया गया। श्रेणी क्रम में ही क्यों रखा गया है, उसको पैरेलल में क्यों नहीं लगा दिया फ्यूज को, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन यह बात भी सही है और यह बात भी सही है, मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अभिकथन है इसमें कि एक हीटर के तार को 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है, उनमें से केवल एक का उपयोग हीटर में किया जाता है। गर्मी की समान मात्रा उत्पादन करने के लिए हीटर को अब आधे समय की आवश्यकता होगी। ठीक है, वो जो कॉइल है
है ना। ये देखिए एक ये इतना बड़ा सा इस तरीके से था भैया, क्या कहते हैं, हीटर का वायर। अभी इसको काट के दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया, यहां से काट दिया, काटने के बाद इसके दो टुकड़े बनाए, यहां से काट के दो टुकड़े, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा इधर बना दिया, ये दो टुकड़े काट करके इसके बना दिए। तो जब दो टुकड़े आप काट के बनाएंगे तो आपने लेंथ को क्या किया भैया, लेंथ को कम किया। तो रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू तो होता है रो L अपॉन A, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, लेंथ के। प्रतिरोध जो था वो लंबाई के समानुपाती था, आपने लंबाई को क्या कर दिया है, कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रतिरोध अगर कम हो गया तो H इक्वल्स टू होता है भैया क्या, I स्क्वायर RT। अब एक बात समझिए, ये R की वैल्यू कम करा है हमने, ठीक है, तो T की वैल्यू जो रहने वाली है वो कम समय में ही इसको क्या कर देगी, हीट प्रोड्यूस कर देगी। जितना ये पूरे तार को गर्म करने में जितना समय लग रहा था उसके आधे टाइम में ही, उसके आधे टाइम में ही क्या हो जाएगा, उतना गर्म अब मैं इस आधे टुकड़े को कर दूंगा। ठीक है, ज्यादा लंबा तार था, ज्यादा समय लग रहा था, अब आधा ही टुकड़ा है तो आधा टुकड़ा तो जल्दी गर्म हो जाएगा भाई। तो बात समझ में आ रही है कि हीटर को अब आधे समय की आवश्यकता है, ये बात सही है। उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, ये देखिए ये कह रहे H प्रोपोर्शनल टू होता I स्क्वायर, ये बात भी सही है, H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। कैसे समझ में आ रहा है भाई, तो ये है हमारा जूल सेटिंग इफेक्ट, जहां से समझ में आ रही कि अगर प्रतिरोध का मान कम हो गया तो धारा की मान बढ़ जाएगी, धारा की मान बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा। तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये दोनों सही हैं, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। जो रीजन है, ये जो अभिकथन असर्शन था, इसका क्या है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए तो भैया इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें पे। अभिकथन ए, इलेक्ट्रिक हीटर को करंट की आपूर्ति करने वाले तारों को पर्याप्त रूप से गर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, कनेक्टिंग तारों का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है और हीट जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होती है अगर रेजिस्टेंस कम हो तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि जैसे जो आयरन होता है उसका जो कनेक्टिंग वायर होता है वो क्यों नहीं गर्म होता। जब आप कहते हैं कि हीटर का जो एलिमेंट है वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करता है इसलिए वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो जो तार है उसमें क्यों नहीं। तो भैया जो तार होता है, जो कनेक्टिंग वायर्स, ऐसा कह रहे हैं, ये देखिए ये आपने घरों में देखोगे ऐसा इमल्शन रॉड, अब यहां पे इसको पैक किया और यहां से वायर लेकर के जाते हैं, गर्म सिर्फ इतना वाला हिस्सा होता है, यही इतना हीट होता है, क्योंकि इनका ही प्रतिरोध जो रहता है ना, इन्हीं का जो प्रतिरोध रहता है, ये प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है। अब जिनका प्रतिरोध उच्च होगा वहां पर हीट भी क्या होगी, ताप भी कैसा होगा, उच्च होगा। लेकिन ये जो वायर है, ये जो वायर यहां पर गया, इस वायर की अगर आप बात करते हैं तो ये वायर उतना ज्यादा, इनका जो प्रतिरोध है, इनका जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। इनका प्रतिरोध अगर कम होता है मतलब यहां पर हीट कैसी होगी, कम हो गई, यहां पर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कम होगी। जबकि नीचे बात करेंगे तो हीट कैसी होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये वाला जो पार्ट था जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो हीट कम प्रोड्यूस करेगा। मतलब समझ में आ गया सीधे सिंपली कि भैया ए और आर दोनों सही हैं और इसका ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, पूर्ण रूप से इसको व्याख्या कर पा रहा है, समझा पा रहा है कि हाँ भैया बिल्कुल सही बात है कि इलेक्ट्रिक हीटर को करंट जो आपूर्ति कर रहे, जो कनेक्टिंग वायर्स जो लगे हुए हैं उनका रेजिस्टेंस कम है इसलिए उसमें हीट कम प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि जो एलिमेंट्स हैं उसमें ज्यादा हीट हो रहा है इसलिए वो ज्यादा गर्म हो रही है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वें क्वेश्चन में कह रहे हैं, अभिकथन है इसका कि भाई धारावाही तार को आवेशित करना चाहिए, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हमेशा आवेशित करना चाहिए, उसको चार्ज करना चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, देखते हैं, है ना। और दूसरा कह रहे हैं कि एक तार में धारा एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण, ये बात सही है, गलत है। मैं आवेशित क्यों करूं, जब मुझे धारा प्रवाहित करनी है उसमें से, तो मुझे उसको आवेशित करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब समझ में, धारावाही तार को आवेशित करना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि यह बात बिल्कुल सत्य है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त आवेशों की एक निश्चित दिशा में प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, क्योंकि विद्युत धारा आई जो होती है वो कहते हैं Q/T। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेशों की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
अर्थात बात समझ में आती है, असर्शन गड़बड़ है और रीजन जो है वो सही है। तो मतलब असर्शन जो है वो गड़बड़ है और रीजन जो है वो सत्य है, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 में, 14वें क्वेश्चन की बात कह रहे इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। सत्य बात है भाई, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है भाई, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च विभव वाले क्षेत्र से कम विभव मतलब निम्न विभव वाले क्षेत्र में जाते हैं ना, ये गड़बड़ है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ही निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ जाता है, जबकि विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आती है। जैसे हमने बनाया ये रही सेल, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी। अगर मान लीजिए एक सर्किट है तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी, लेकिन विद्युत धारा की डायरेक्शन जो होगी जो इसके अपोजिट होगी, मतलब विद्युत धारा की डायरेक्शन जो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, उच्च विभव से निम्न विभव, लेकिन इलेक्ट्रॉन की निम्न विभव से उच्च विभव होती है। तो मतलब क्या हो गया भाई, ये जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये तो गलत है ना। मतलब हम कर क्या रहे इन सभी में, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट फिर रीजन वाला स्टेटमेंट, मतलब असर्शन और रीजन दोनों को अलग अलग पहले पढ़ा। पहले ये डिसाइड कीजिए क्या दोनों सही है या कोई गलत कोई सही है, तो पहले तो वो हो गया कि भैया ये भी सही है ये गलत है। अगर मान लीजिए दोनों सही आ रहा है तो फिर हम क्या ढूंढें, क्या दोनों में रिलेशन भी है, अगर है तो भैया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च विभव मतलब रीजन गड़बड़ है और असर्शन जो है सत्य, असर्शन सत्य है लेकिन रीजन गलत है, मतलब ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 15, 15वें क्वेश्चन पे। ठीक है भैया, हीटर तार में उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक बिंदु होता है। बिल्कुल होता है, जो हीटर का तार है उसका प्रतिरोध भी उच्च होना चाहिए और गलनांक बिंदु भी उच्च होना चाहिए भाई, जल्दी पिघले नहीं तो पता चल रहा है हीटर को गर्म किया और हीटर का वायर ही पिघल गया। तो मतलब ये बात सही है, उसका जो है क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, उसका गलनांक बिंदु भी उच्च होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, रीजन कह रहे हैं कि यदि प्रतिरोध अधिक है तो विद्युत की चालकता कम होगी। ये भी सही है कि विद्युत का प्रतिरोध अधिक है, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है भाई तो उसमें करंट कम पास होगा, सही बात है, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन इनका कोई रिलेशन नहीं मिला। ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है कि भैया प्रतिरोध उच्च है तो गलनांक बिंदु उच्च होगा। अब गलनांक बिंदु और प्रतिरोध के बीच में अगर प्रतिरोध और गलनांक बिंदु है ना, प्रतिरोध और गलनांक बिंदु इनके बीच में अगर कोई रिलेशन होता तो कहता है कि रीजन भाई जो असर्शन उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन रीजन में ऐसा कुछ नहीं कहा। रीजन में तो एक नई स्टेटमेंट की बात कर ली कि भाई विद्युत चालकता अधिक है। रीजन में क्या कर रहे हैं, एक नई स्टेटमेंट खोल दी कि भैया विद्युत चालकता अधिक होती है, इसका रीजन नहीं दिया इन्होंने। तो असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है हमारे असर्शन को, हमारी जो अभिधारणा है अभिकथन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 16, 16वें में आते हैं। यहां कह रहे हैं कि बल्बों की एक श्रेणी में है ना, बल्बों की एक श्रेणी में 50 बल्ब श्रेणी में जुड़े, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में 50 बल्ब जोड़ दिए। अब एक बल्ब हटा दिया जाता है और सर्किट फिर से पूरा कर दिया जाता है। यदि शेष 49 बल्बों को फिर से उसी आपूर्ति श्रृंखला में जोड़ा जाता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस अल्टीमेटली जोड़ा जाए तो कमरे में रोशनी कम हो जाती है। अगला कह रहे हैं 49 बल्बों का शुद्ध प्रतिरोध 50 बल्बों से कम होगा। बात समझ में आती है भाई कि अगर 50 बल्ब लगे हुए थे तो इससे जो रोशनी मिल रही थी, 49 बल्ब जब लग गए तो इनसे जो रोशनी मिलेगी उससे कम हो गई। और अब क्या हो रहा है भाई, 49 बल्बों की अगर रेजिस्टेंस की बात करें, प्रतिरोध की बात करेंगे तो इनका प्रतिरोध कितना होगा भाई, इनका प्रतिरोध 50 बल्ब से ऑब्वियसली कम होगा। तो क्या हो गई बात भाई कि यहां पर जो स्टेटमेंट, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये वाला है ना, इसमें कह रहे हैं कि भैया ये जो है गड़बड़ है और ये जो है ये क्या हो गया, रीजन वाला सही हो गया। कारण क्या आ रहा है कि आपने आपूर्ति वही रखी, मतलब आपने जो 50 बल्बों को जब आपने कनेक्ट किया था सीरीज में तो जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे थे सभी में, जो विभव बट रहे थे वो 50 में बट रहे थे। अब कितने में बट रहे भाई, 49 में। सिंपली क्या है भाई कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन कहती है कि भैया अगर आपने यहां पर V पोटेंशियल लगाया है तो यही बढ़ता है V1 और V2 में। अब 3 होते तो V1 V2 V3 का समीशन होता, 3 जगह बढ़ता। अब 2 ही हैं तो क्या हो गया, सिर्फ V1 और V2 में बढ़ रहा, तो इनका ग्लो जो है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रोशनी तो बराबर होगी, रोशनी
जो है वो जो हमको देखने को मिलेगी, है ना, वो कम नहीं हो पा रही भाई, रोशनी नहीं कम हो रही, ठीक है। जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भाई 50 बल्बों से इनका रेजिस्टेंस, तो हाँ प्रतिरोध तो कम हो गया ना, 50 बल्ब जलाने में 50 बल्बों का प्रतिरोध है, यहां पे 49 है, तो 49 का हो गया। मतलब ए जो है वो ये वाला स्टेटमेंट गड़बड़ हो गया, रीजन वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक। 17वें क्वेश्चन, फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक बिंदु होना चाहिए। भाई प्रतिरोध इसका उच्च हो और गलनांक बिंदु कम होना चाहिए, ठीक। अगला बात करते हैं, फ्यूज का उपयोग केवल कम धारा प्रवाह के लिए किया जाता है। फ्यूज का प्रयोग केवल कम धारा प्रवाह नहीं, भाई अगर उच्च धारा प्रवाह है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, है ना, तो ये गड़बड़ है, ये ठीक है। इस उच्च का मतलब अगर मैं लिखूं तो उचित कह सकता हूं, कैसा, उचित प्रतिरोध होना चाहिए। अब इतना भी ना हो कि भैया वो पिघले ही ना, है ना, तो मतलब प्रतिरोध ठीक है, उचित प्रतिरोध होना चाहिए और कम गलनांक बिंदु, ताकि उसमें से जब एक्सेस करंट विड्रॉल होना शुरू हो जाए, ज्यादा अमाउंट में जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे तो वो फ्यूज पिघल जाए। अब पिघलेगा कब, क्योंकि हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हीट किसके भाई, आई स्क्वायर के। जब धारा का मान ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मतलब वो पिघल जाएगा, यानी गलनांक बिंदु कम होगा, पिघल गया, टूट गया, तो भाई सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाती है। इस तरीके से हमारे अप्लायंसेस सेफ बच जाते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं, ओवर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं अभिकथन में कि जोड़ने वाले तार तांबे के बने होते हैं, मतलब जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं वो तांबे के बने होते हैं, ठीक है भाई, बात सही है। तांबे की विद्युत चालकता अधिक होती है, ये भी ठीक है भाई। रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर कॉपर की बात करते हैं, आपने तांबे की तार की बात करी, इसकी प्रतिरोध क्या होगा भैया, इसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध इसमें कम होता है। मतलब ये कैसा है, इसको आप कह सकते हैं ये सुचालक है भाई, ये विद्युत धारा का सुचालक है। सुचालक है मतलब क्या, विद्युत चालकता अधिक होगी, यानी ये तांबे के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि इनकी विद्युत चालकता अधिक होती है, यानी असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं, और रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है भाई, इसीलिए तो उसको कनेक्टिंग वायर बना रहे हैं ना, क्योंकि उसमें विद्युत चालकता ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। ओवर टू क्वेश्चन नंबर 19, 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे कहने हैं धारा आवेश के प्रवाह की दर है ना, जो धारा है, विद्युत धारा जो है, ये आवेश की सतत प्रवाह का दर है, बिल्कुल बात सही है। दो आवेशित पिंडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि वे समान विभव पे हो, ये भी बात सही है। अगर एक पिंड ये रहा ए, इसका जितना पोटेंशियल हो, एक पॉइंट है यहां पर बी, इसका भी पोटेंशियल सेम है, ये भी वी पे, ये भी वी पे, तो इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है, पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। धारा प्रवाहित हो ही क्यों रही है, क्योंकि वो दोनों का पोटेंशियल सेम कर दे, बिल्कुल वैसे ही पता है। एक टंकी, इसमें यहां तक पानी भर लीजिए, दूसरी टंकी यहां पर, अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहां कनेक्शन बनाता हूं, इसमें से इसमें पानी जाने का कनेक्शन, इसमें कुछ भी पानी नहीं, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ, तो पता है सिंपली क्या होगा, यहां पे इतना पानी कम होगा तो यहां पर इतना पानी बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा भाई, फिर से यहां पर पानी कम होगा तो फिर से यहां पर पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में पानी का लेवल कैसा हो गया, सेम हो गया। जैसे ही दोनों में सेम हाइट पे पानी आया, यहां पे जो प्रवाहित हो रही थी पानी, यहां पे जो प्रवाह था वो प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जो प्रवाह था वो रुक जाएगा। क्यों, पानी बह रहा है, पानी इसमें से इसमें जा ही क्यों रहा था, क्योंकि यहां पर ज्यादा था यहां पर कम था, तो भैया ऐसा चल के जा रहा था। अब दोनों में जब लेवल बराबर हो गया तो अब इसमें से कुछ भी प्रवाहित नहीं होगा, मतलब प्रवाह रुक जाएगा, है ना, पानी नहीं बहे, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आया भाई यहां पर कि धारा आवेश के प्रवाह की दर है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, दो आवेशित पिंडों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा यदि ये समान विभव पर हो, ये भी सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन भाई ये विद्युत धारा प्रवाह का मतलब रीजन नहीं है, ये कारण नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि भैया बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक पक्षी एक उच्च शक्ति लाइन पर बैठता है और पक्षी को कुछ नहीं होता, ये हमने बहुत देखा भाई, हमेशा सोचते हैं नहीं, ये जो उच्च विभव की लाइनें जो जा रही, जो तार जो जा रहे हैं, है ना, हाई वोल्टेज वाले, अगर उनको मैंने टच कर दिया तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या हो जाएगा, हम ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे। लेकिन उसमें हम देखते हैं बंदर जो है वो भी चलते हुए चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन तारों पे चलते हुए। पक्षियों को भी देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, उसके ऊपर बैठ जाती, कुछ नहीं होता।
ठीक है, ये बात सही है। कह रहे हाई पावर लाइन पर बैठे पक्षी के लिए सर्किट अधूरा है, ये भी बात सत्य है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए करंट कब जाएगा, जब अभी हमने पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस हो, और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ साथ में वो सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब एक उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ अगर आपको जाना है तो उसके बीच में कनेक्टिंग वायर चाहिए। बिना कनेक्टिंग वायर के आप उच्च से निम्न विभव की तरफ नहीं जा सकते। अब ये बर्ड जो है ये सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए पॉजिटिव वाला वायर है, यहां पर इस तरीके से कोई बर्ड जो है, यहां पे कोई बर्ड ऐसा बैठी हुई है, तो भैया इस बर्ड को अगर देखेंगे तो इसकी सर्किट कहां कंप्लीट हो रही है ना? इसकी सर्किट नहीं कंप्लीट हो रही। नेगेटिव वाला वायर इधर है, ये भैया इसकी सर्किट कंप्लीट तब होती जब दोनों को ऐसा पकड़ ले, वो उसको भी और इसको भी। जैसे बंदर की बात करें, वो पॉजिटिव वाले पे भी और नेगेटिव वाले पे भी ऐसा झूला झूले, तब हो सकती है दिक्कत, ऐसे नहीं होती। तो मतलब क्या हो रहा है, सर्किट इनकम्प्लीट, यानी ये दोनों बात सही है और उसको कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है, एंड जो रीजन है वो असर्शन की व्याख्या कर पा रहा है ना? असर्शन की व्याख्या जो रीजन है वो साफ सुथरा कर रहा है भाई, बिल्कुल सत्य बात है। मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहे हैं जब किसी तार को उसकी लंबाई से 3 गुना तक खींचा जाता है तो उसका प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाता है। ठीक है, आर जो है अगर इसकी लेंथ को 3L किया तो रेजिस्टेंस भी 3R हो जाएगा, सत्य बात है। तार प्रतिरोध तार की लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, बिल्कुल भाई। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। लेंथ 3 गुना हुआ तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। लेंथ 3 गुना, रेजिस्टेंस भी 3 गुना। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तभी तो कह रहे हैं कि लेंथ जो है वो उसको 3 गुना किया तो रेजिस्टेंस भी 3 गुना हो गया। ठीक है, सीधी बात, जब उसकी लंबाई के 3 गुना तक खींचा जाता है तो प्रतिरोध भी 3 गुना हो गया, यानी असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फाइन, आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन नंबर 22। उच्च वोल्टेज पर, मतलब हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, विद्युत शक्ति संचरित करना फायदेमंद है। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह करंट ले जाते हैं तो दो बातें समझिएगा। एक तो ये हो सकता है कि भैया इस एक पतला सा ही तार है, ए उच्च पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल पे है, और जो ये बी है ये किस पे कह दिया, लोअर पोटेंशियल पे। तो इस पतले तार से भी विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन अगर इसमें हायर पोटेंशियल नहीं है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। अगर आपको धारा का मान बढ़ाना है तो आपको वायर कैसा रखना होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा रखना होगा, यानी खूब मोटा सा तार रखना होगा, अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम नहीं है तो। मतलब यह समझ में आता है, आप नॉर्मली इसको समझ सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा पानी चाहिए तो या तो ये टंकी जिसमें पानी आपने भरा है इसको बहुत ऊंचाई पर रखिए और नल को बहुत नीचे लगाइए। पतले पाइप से भी यहां से पानी लाएंगे तो पानी बहुत ज्यादा आएगा, और नहीं तो एक काम करिए, ये टंकी को यहीं रख दीजिए, है ना, और यहां पे बहुत ही मोटा सा ऐसा पाइप लेकर के आइए और यहां पे नल बनाइए, तब सेम अमाउंट ऑफ वाटर आपको देखने को मिल सकते। एक कैलकुलेशन के बेसिस पे कर सकते। पाइप मोटा है यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड दिस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और V इक्वल्स टू हमने पढ़ा है भैया IR, I इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा, V अपॉन R, यानी I प्रोपोर्शनल टू पढ़ा 1 अपॉन R। मतलब रेजिस्टेंस जिसका कम होगा उसमें धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। एक और बात समझे कि ये जो धारा का मान है ये V जो है वो भी समानुपाती है किसके, I के। V समानुपाती I के, यानी एक काम करिए, अगर विभवांतर ज्यादा होगा तो धारा ज्यादा होगी, ये बात समझ में आती। विभवांतर ज्यादा होगी तो धारा ज्यादा होगी, सही बात है। दूसरी तरफ समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस कम होगा तब भी धारा ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस कम कब कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा कर दिया, मोटे मोटे वायर्स ले गए तो रेजिस्टेंस कम हो गई, धारा का मान बढ़ गया। और दूसरा तरीका, पतला ही तार हो लेकिन उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रख दीजिए, धारा ज्यादा जाएगी। भाई हाइट ज्यादा होता है तो पानी तेजी से फ्लो करेगी ना, रेट ऑफ फ्लो को बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब बात को समझिए, यहां पे कह रहे हैं कि उच्च वोल्टेज पर विद्युत शक्ति संचारित करना फायदेमंद है। ऑब्वियसली हाई वोल्टेज पर जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो वायर पतला भी रहेगा, करंट उतना ही चला जाएगा। अगला, उच्च वोल्टेज से तात्पर्य उच्च धारा नहीं, उच्च वोल्टेज से तात्पर्य उच्च धारा का नहीं है। उच्च वोल्टेज का मतलब क्या होता है भैया, हायर पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव है वो। ठीक है, वो क्या है, उच्च विभव। तो मतलब ए तो सही है, ये गड़बड़ है।
ठीक है, नो डाउट उच्च वोल्टेज के कारण ही उच्च धारा हमको देखने को मिली, लेकिन ये सही नहीं है। उच्च वोल्टेज का मतलब कहते हैं हायर पोटेंशियल। सी सही हो गया भाई, मतलब असर्शन जो है वो सत्य है, लेकिन रीजन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक तार मोड़ने से विद्युत प्रतिरोध प्रभावित नहीं होता, मतलब एक ऐसा सीधा तार है एल लंबाई का और उसको मोड़ करके ऐसा कर दिया, अभी भी ये इसकी जो कुल लंबाई है वो एल है, तो इसके प्रतिरोध को कोई असर नहीं पड़ा, कोई चेंजेस नहीं आएगा भाई, है ना। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि लेंथ पे डिपेंडेंट है। अब वो लेंथ को आप गोल बना दीजिए, उसको चौकोर बना दीजिए, कोई लेना देना नहीं है, सेम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक, एक तार का प्रतिरोध सामग्री की प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है भाई। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखते हैं, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो लिख सकते हैं, यानी वो मटेरियल का जो प्रतिरोध है उसकी प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, इसके विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है। कब? जब लेंथ को 1 रख देते हैं, एरिया को भी 1 रख दीजिएगा, तो R इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? R इक्वल्स टू सीधे सीधे रो मिल जाएगा। तो मतलब बात सही है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। लेकिन एक कहानी है। क्या कहानी है भाई? इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि वो मतलब प्रतिरोधकता लेंथ की और इससे कोई लेन देन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है कि भाई मोड़ने से क्यों नहीं प्रभावित हुआ। वो अगर रीजन में होता तो कहता कि हाँ भाई रीजन जो है वो असर्शन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। ठीक, तो मतलब बी करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध को मापने के लिए वोल्ट मीटर और एमीटर को एक साथ उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शक्ति नहीं, मतलब पावर नहीं। ठीक है, शक्ति जो है वोल्टेज और धारा के समानुपाती होती है। कह रहे हैं कि P जो है वो होती है ना IV, तो P प्रोपोर्शनल टू I है, P प्रोपोर्शनल टू V है। ठीक है, तो मतलब ये तो सही है, ये जो है ये सही है, लेकिन ये गड़बड़ है भाई। अगर आपके पास में वोल्ट मीटर और एमीटर का एक साथ उपयोग किया जाता है लेकिन शक्ति नहीं, है ना, प्रतिरोध मापने के लिए आप इन दोनों का एक साथ यूज कर रहे हैं, ये कंप्लीटली स्टेटमेंट क्लियर नहीं हो रहा है ना। पावर नहीं मेजर कर सकते भाई, जब मैं V और I मेजर करके ले आ दिया तो पावर भी मेजर कर सकते हो। जैसे R इक्वल्स टू V अपॉन I मेजर करने के लिए इसके लिए वोल्ट मीटर और एमीटर यूज किया तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके ले आऊंगा, तो वैसे ही जब V और I आ ही गया है तो पावर भी तो कैलकुलेट होगा ना। मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट गड़बड़ है, यानी जो हमारा असर्शन है ये गड़बड़ है, रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मिला? डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पे। 200 वोल्ट के बल्ब और 100 वोल्ट के बल्बों की तुलना में अधिक चमकते हैं। 200 वोल्ट का जो बल्ब है वो ज्यादा चमकदार होगा, 100 वोल्ट का कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना पावर बढ़ाते जाएंगे चमक उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, सही बात है। एक 100 वोल्ट के बल्ब की प्रतिरोध 200 वोल्ट के बल्ब से अधिक होता है। नहीं भाई, रेजिस्टेंस ही तो वो कारक है ना जो कि आपकी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। अब 200 वोल्ट का बल्ब होने का मतलब क्या है? वो ज्यादा विद्युत ऊर्जा लेकर के ज्यादा प्रकाश ऊर्जा में तब्दील करेगा। 100 वोल्ट मतलब कम विद्युत ऊर्जा लेकर के कम प्रतिरोध में, कम प्रकाश ऊर्जा में तब्दील करेगा। तो मतलब समझ में आ गया कि भाई ज्यादा विद्युत ऊर्जा ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा कन्वर्जन, कम विद्युत ऊर्जा कम प्रतिरोध तो कम कन्वर्जन। तो ये नेक्स्ट वाला जो सेकंड स्टेटमेंट ये गड़बड़ होगी भाई, है ना। 300 वाट का बल्ब होता तो ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो प्रतिरोध ही तो है जो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल रहा है। तो मतलब समझ में आया, मतलब अभिकथन सही है लेकिन ये असत्य है, यानी सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, यदि 10 बल्ब श्रृंखला में मतलब श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं और एक बल्ब फ्यूज हो गया तो 9 बल्ब शेष काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर आपने ऐसा सीरीज में ऐसा जोड़ा है, इसीलिए तो सीरीज कॉम्बिनेशन प्रेफर नहीं करते। इसमें से ये वाला एक बल्ब फ्यूज हो गया, ये भैया ये खत्म हो गया, ये हट गया, खत्म हो गया। अब ये तो सर्किट ही इनकम्प्लीट होगी ना। इस सर्किट के मैं 9 नहीं, मैं कम ही जोड़ के रखा है। ये सर्किट क्या हो गई? इनकम्प्लीट हो गई, यहां से ब्रेक हो गया भैया, ये सर्किट नहीं बची यहां के बाद। तो मतलब क्या हो गया? ये ओपन सर्किट हो गया, यानी अब कोई भी बल्ब नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब यदि 10 बल्ब श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो गया तो शेष 9 बल्ब काम नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है ना, नहीं करेंगे। उच्च वॉट क्षमता का बल्ब कम चमकदार रोशनी देगा। भाई उच्च वॉट क्षमता होगा तो ज्यादा चमकदार रोशनी देगा। भाई ये गड़बड़ है, मतलब असर्शन सही है, रीजन गड़बड़ है। असर्शन सही है और रीजन गड़बड़ है, यानी सी ऑप्शन।
ठीक है, चलिए, क्योंकि हमने देखा अभी यही तो बात करी कि उच्च वोल्ट क्षमता है, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस जिसमें होगा, जिसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो उतना ज्यादा ही क्या करेगा भाई, रोशनी देगा। ठीक है, चलिए आगे हम 27th क्वेश्चन पे, एंड होपफुली ये लास्ट क्वेश्चन है ना। देखते हैं, ताप के अच्छे संवाहक बिजली के भी अच्छे संवाहक होते, मतलब जो टेम्परेचर को इजीली कैरी करता है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कैरी करता है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से बात सही है, जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, वो ताप भी इजीली लेकर के जाते हैं और विद्युत भी। जैसे आप एसी वाले को देखा होगा, जो एसी कनेक्शंस के लिए जो ले जाते हैं ना, जो टेम्परेचर के लिए एक पाइप, तो कॉपर की रॉड्स लेकर के जाते हैं, और वायर के लिए भी कॉपर, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कॉपर वायर ही यूज करते हैं। तो मतलब समझ में आता है कि जो हीट को इजीली ट्रांसफर कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी को भी करेगा। ठीक है, चलिए आगे। मुख्यतः इलेक्ट्रॉन चालन के उत्तरदायी होते हैं। हाँ ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ही चालन के उत्तरदायी है। क्यों मुख्यतः, क्यों कहा? क्योंकि जब सेमीकंडक्टर्स में बढ़ते हैं, अर्धचालक में जब बढ़ते हैं, तो वहां पे देखते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर कैरियर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन भी लेकर के जाता है और वहां पे एक होल्स आते हैं, वो धनात्मक आवेश होते हैं। धनात्मक आवेश भी विद्युत धारा को कैरी करते हैं, तो ये उसमें होता है, इसीलिए मुख्यतः एक वर्ड यूज किया। तो ठीक है ना, बात सही है, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है भैया, सही है ना। और ये क्यों होता है, मतलब बिजली के और ताप के संचालक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही दोनों कामों के लिए उत्तरदायी होता है, यानी एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है आपके तापमान कैरी फॉरवर्ड के लिए भी, और यहां पर आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए भी। तो मतलब असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड द रीजन इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, मतलब दोनों सही है भाई, है ना। चलिए, तो यहां पर हमने इस सेशन में जो टारगेट फिक्स किया था कि हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस को, वो हमने खत्म कर लिया, सीख लिया भाई। एंड हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा जो बोर्ड पेपर होने वाला है उनमें इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन दिखने वाला है 110% श्योरिटी के साथ। चलिए, तो ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स इसी के लिए कमिटेड भाई कि हम एक हाई क्वालिटी एजुकेशन लेकर के आते हैं आपके लिए, जो कि डील करते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम एज वेल एज सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। आप सीबीएसई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपकी बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो होती है, यानी यहां पर सीबीएसई का अल्टीमेट मतलब है एनसीईआरटी से, यानी हमारा पूरा कोर्स कंटेंट भी एनसीईआरटी बेस्ड है। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी मीडियम से हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्सक्लूसिवली यूपी एंड बिहार बोर्ड के लिए तो अलग से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके पूरे कंसेप्ट वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे सेगमेंट्स अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी तैयारी इजीली कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी सीरीज अलग से अवेलेबल है, जहां से आप अलग से हायर ऑर्डर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव में हेल्प करने वाली है। मतलब आप अगर एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी एंड स्पोकन इंग्लिश के लिए भी कनेक्टेड है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, तो कनेक्टेड रहिए। हम ये सारे कोर्सेज भी ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड अगेन कंप्लीट कोर्स मिलता है भाई, एंड क्वालिटी एजुकेशन होती है। आप चाहते हैं और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, तो सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको लिंक मिलेगी, लिंक को फॉलो कीजिए एंड ऑर्डर कर लीजिए बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है एंड एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा डिजाइन की गई है आपके लिए। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, वैसे ही हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर, जहां पर आपके कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में फैला दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार टॉपिक्स के साथ, कुछ और धमाकेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।